Now, go on the summary of the subject mathematics. Related to class 6. Related to class 6. So there are 5 main chapters in the first term syllabus in mathematics. First chapter is knowing our numbers. Second is whole numbers. Third is integers. Fourth is algebra. And fifth is basic geometrical concept. तो हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले नोइंग आवर नंबर्स के बारे में. मैंने इसके बारे में पहले पढ़ाया भी है, वीडियो बनाया भी है, लेकिन अभी इस पर समरी की चर्चा करेंगे. सारांश के रूप में हम लोग एक बार याद करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमें जानना है डिजिट के बारे में. डिजिट क्या होता है? तो हम लोग जाना है एज फॉर एग्जाम्पल 15. Here 15 is a number. यहाँ पर 15 एक संख्या है और ये 15 जो संख्या है वो 1 और 5 दो संख्याओं से बनी है. इसलिए इस 1 को हम डिजिट बोलेंगे और 5 को भी डिजिट बोलेंगे. 1 को भी डिजिट कहेंगे और 5 को भी डिजिट कहेंगे. इसलिए 15 एक नंबर्स है, जबकि जिन अंकों से ये संख्या बनी है वो मेरा डिजिट है. दैट मीन्स 1 इज डिजिट एंड 5 इज आल्सो डिजिट. सो आपने अब जान लिया होगा कि डिजिट किसे कहते हैं. अब आएंगे नेक्स्ट है मेरा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स. व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज फेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू जैसे एक व्यक्ति किसी ऑफिस में काम करता है, वहां पर उसका प्लेस है कि वह एक ऑफिसर है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो अपने माता के सामने, अपने पिता के सामने एक पुत्र की तरह होता है. तो वहाँ एक ऑफिसर है जबकि यहाँ एक पुत्र है. आदमी सेम ही है. इसका मतलब यह हुआ कि दो स्थान उसने पकड़ा, दो स्थानों पर उसका दो तरह का वैल्यू है. ठीक उसी प्रकार संख्याओं में भी होता है. एक नंबर के अंदर जो संख्या सुसज्जित है, डेकोरेटेड है, किस प्लेस पर डेकोरेटेड है उसके अनुसार उसका वैल्यू है. मान लो सपोज दैट 15, दैट मीन्स 15 इज ए नंबर. 15 एक संख्या है जिसमें 5 का जो प्लेस है, 5 का जो अपना प्लेस है वो इकाई के स्थान पर, यूनिट के स्थान पर, वंस प्लेस पे है, और 1 जो है हमारा सो टेंस प्लेस पर है, दाएं के स्थान पर. तो इसका वैल्यू जो हमारा होगा 5 into 1 इक्वल टू 5. 5 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लेस पर है तो यहाँ पर 5 है, जबकि 1 को हम गुना करेंगे 10 से, क्योंकि टेंस के प्लेस पर है तो इसका वैल्यू 10 है. अब आप जान सकते हैं कि 1 छोटा सा डिजिट लगता है, 1 तो छोटा है 5 से, लेकिन जो स्थान है 5 का स्थान 1 प्लेस पर है, अतः इसका वैल्यू मात्र 5 है. 1 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर जो 1 है वो टेंस का स्थान पर है, अतः उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. इस प्रकार 1 छोटा डिजिट होते हुए भी चूंकि प्लेस इसका मैक्सिमम है इसलिए इसका वैल्यू 10 है, जबकि इसका वैल्यू 5 है. तो अब नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, दूसरे एग्जांपल से भी हम लोग देख सकते हैं. जैसे मान लिया जाए यार 2 है और 2 है, 2 और 2 है, यहाँ पर इसका प्लेस 1 का है, इसलिए 2 का जो वैल्यू है 2 into 1 इक्वल टू 2 है, जबकि इस 2 का जो वैल्यू है, इस 2 का जो वैल्यू है 2 into 10 है, इसलिए 2 into 10 इक्वल टू 20. तो इस 2 का वैल्यू 2 है, जबकि इस 2 का वैल्यू 20 है. ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों का स्थान अलग अलग है. ये 1 प्लेस पर है जबकि ये 10 प्लेस पर है. इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होता है. अब है फेस वैल्यू. आप फेस वैल्यू के अंदर का फेस वैल्यू के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि जो उसका अपना जो वैल्यू है, अपना जो उसका रियल वैल्यू है वही फेस वैल्यू होता है. जैसे यहाँ पर 2 का जो अपना वैल्यू है वो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है. तो 2 का जो अपना वैल्यू है 2 है, so it is called face value. And
the value of 2 is changeable when it changes the place. तो प्लेस वैल्यू के अनुसार उसका वैल्यू बदलता है, वह उसका प्लेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू मतलब नंबर का खास अपना वैल्यू, और जो प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया जिस स्थान में बैठा है उसके अनुसार उसका वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में ये अंतर है। अब तीसरा है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? मान लीजिए हम लोग के पास नंबर है यहाँ पर 5 एक्सपेंड मतलब विस्तार, फैला हुआ। अब 5 को यदि विस्तार से वैल्यू हम निकालें तो हम पा सकते हैं 5 1 जा 5 and 5 50. That means we have to decorate the value of a number by expanded term. That means the value will be 55. 55 is equal to 5 and 50. Then we have find the value 55 is equal to 5 into 10, 5 into 10 plus 5 into 1, 5 into 10 plus 5 into 1, that means 50 plus 5. Then it is expanded form. Then we can write it 55 in the 7 form, 50 and 5. तो इस प्रकार हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं विस्तार स्थिति में हम किसी नंबर की किसी संख्या को लिख सकते हैं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट है इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम एंड यूजिंग कॉमास। अब ये इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? इंडियन सिस्टम में हम लोग 115 235 इसको हम क्या बोलेंगे? इंडियन सिस्टम में वंस ये का सम होता है 1 10 100 का, फिर हो जाता है इधर से 2 डिजिट के बाद, मान लो 2 डिजिट के बाद इधर आता है 1। इस तरह से पहला 3 डिजिट के बाद, दूसरा 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, इसी तरह से इंडियन सिस्टम में इसको हम लिखते हैं और बोलते हैं वैसे कैसे बोलते हैं? 1 करोड़ 11,15,235। लेकिन जो इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं 11235। इंटरनेशनल सिस्टम में ये 3 डिजिट का पेयर होता है जिसमें वंस होता है 10 से 100 से, लेकिन ये प्लेस मेरा वंस का होता है, फिर ये थाउजेंड्स का हो जाता है, फिर मिलियन का हो जाता है, इसी प्रकार से फिर बिलियन का हो जाता है। तो हम बोलते हैं 111,235, 111 millions 111,235। इट इज इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 डिजिट का कॉमा करते हैं, 3 डिजिट का कॉमा करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही समझा चुका हूँ, क्योंकि शॉर्ट में हमें चर्चा करने से मैं याद दिलाता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम इसको लिखते हैं। तो हमें याद रखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा डालते हैं, जबकि इंडियन सिस्टम में हम पहला 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट पर कॉमा डालते हैं। अब है मेरा एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या? एस्टिमेशन का मतलब ही आता है इसको एस्टिमेट करना, एक राउंडिंग ऑफ वैल्यू के नजदीक उसको लाना। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पापा हमें खर्च के लिए पैसे देते हैं, तो पूछते हैं हमसे कि आपकी कॉपी कितने रुपए में आ जाएगी। मैंने उनसे बताया, मैं बताता हूँ उनको कि मेरी कॉपी 3 रुपए में आ जाएगी, या 4.5 रुपए में आएगी, या फिर 5 रुपए में आएगी, या 7 रुपए में आएगी। तो वो समझते हैं कि ये कॉपी 10 के नीचे का है, और तब से राउंडिंग कर देते हैं कि 7 रुपए में आएगा, या फिर 8.5 रुपए में आएगा, फिर 9 रुपए में आएगा। इससे अच्छा है कि 10 रुपए का नोट दे दिया जाए। तो वो समझते हैं कि नियरेस्ट जो इसका सिस्टम है वो 10 के आसपास का है, से 10 रुपए का नोट दे देते हैं, और हम जितना खर्च चलता है उसे करते हैं।
तो ये 10 रुपये का जो वैल्यू हुआ हमारा, तो एक एस्टिमेशन हुआ, एक अंदाजा हुआ कि इसके नजदीक ही इसका खर्च है। तो इसी प्रकार कोई 10 रुपये के खर्च के नजदीक आ सकता है, कोई 100 रुपये के खर्च के नजदीक आ सकता है, हजारों रुपये के नजदीक आ सकता है। तो उसका एस्टिमेशन नियरेस्ट 10 हो सकता है, नियरेस्ट 100 हो सकता है, नियरेस्ट 1000 हो सकता है। इसी तरह से हम इसका एस्टिमेशन करते हैं। तो यदि 10 के पास करते हैं, 10 के पास हम एस्टिमेशन करते हैं, अगर इसका वैल्यू 5 आता है या 5 से अधिक आता है तो उसको 10 मानकर चलते हैं, या फिर 5 या 5 से अधिक कम आता है तो उसका वैल्यू हम बिल्कुल नगण्य मान के चलते हैं। इसी प्रकार से 55 है नंबर, 55 नंबर है, इसको क्योंकि 50 से अधिक है इसलिए 100 के पास उसको मान के चलेंगे। यदि 45 नंबर है तो 100 से पीछे मान के चलेंगे। मतलब यह है कि यदि 50% उसका वैल्यू अगर पार करता है तो नेक्स्ट एस्टिमेशन के अंदर आएगा, और 50 से कम होता है तो फिर पीछे वाले के अंदर आएगा। जैसे मान लिया जाए नेक्स्ट में कि 445 है, 445 है और इसका नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 445 है, तो 50 से कम आया, ये 50 से कम आया, इसको हम 400 मानेंगे। और फिर इसी प्रकार से यदि 455 आएगा तो इसे हम 500 मानेंगे। इस तरह से हम एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में होल नंबर्स के पास में। तो होल नंबर्स में पहला आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर और नंबर लाइन। कोई भी नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इसको खींच डाली, बीच में इसको 0 डाली और इस तरह से 1 2 3 4 5 का पॉइंटिंग कर दें। जो मेरा नंबर है उसको हम दर्शा दें। इस तरह से होल नंबर को हम ये नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। फिर आगे सक्सेसर या प्रीडिसेसर। सक्सेसर मीन्स होता है एक आगे वाला, प्रीडिसेसर मीन्स होता है एक पीछे वाला। किसी भी नंबर में यदि मान लो कि 5 का हमें सक्सेसर लिखना है तो 5 में 1 जोड़ देता हूँ तो ये 6 हो जाता है, ये सक्सेसर हुआ। लेकिन जब प्रीडिसेसर लिखते हैं तो 5 से 1 हटा देते हैं तो ये कितना आता है, ये 4। इस तरह से ये 6 हो गया जबकि ये 4। तो ये हमारा हो गया सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ये पहला का मेरा सक्सेसर और ये का मेरे प्रीडिसेसर। इस तरह से हम दोनों को लेते हैं। अब है हमारे पास जो नेक्स्ट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। अब लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि मैं किसी संख्या से भाग देती 16 है, इसे भाग देते हैं हम 5 से भाग देते हैं तो 5 3 जा 15, 5 3 15 हो गए, और 6 से 5 गया तो 1 आ गया। इसे चेक कैसे करते हैं, तो चेक करते हैं तो ये 16 बराबर हो जाता है 5 × 3 + 1, मतलब 15 + 1 इक्वल हो जाता है 16। तो ये जो लॉ है कि यहाँ पर कि डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस प्रकार हम डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा इसको चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। बहुत सारी प्रॉपर्टी का हम पढ़ाए थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, लाइनस कैंसिलेशन। ये सारे प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा है इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो एक नंबर लाइन ले लिया, मान लो बीच में हमारा 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, -1 है, -2 है। तो हम लोग चलेंगे इंटीजर्स पर। थर्ड चैप्टर मेरा है इंटीजर्स का। इसमें ऑपरेशंस और नंबर लाइन दिखाना है, समझना है। मान लो हमारे पास ये कैलकुलेशन है -3 + 4, इसका क्या रिजल्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। एक लाइन पे हम यहाँ पर 0 डालते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, -2, -3, इस तरह से खींचते हैं। अब है -3 तो हमें जाना है -3 यहाँ पर आए, -3 के बाद है +4, 4 आगे जाना है तो 1 2 3 4, दैट मीन्स आंसर 1। ये बतलाता है कि इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से नंबर लाइन का यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये है इंटीजर्स के बारे में हम सारा कैलकुलेशन नंबर लाइन के जरिए हम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट है मेरा
अलजेब्रा। तो मेनली हमें अलजेब्रा में उस लॉ को पढ़ना है। ये मान लीजिए कि एक्स का होमोजेनियस सीरीज है, एक मान लो एक्स है, दूसरा फिर एक्स है, या फिर एक्स है दूसरा वाई है। तो ये रिलेशन दोनों नंबर यहाँ पर सेम है और दोनों नंबर यहाँ डिफरेंट है, होमोजेनियस है हेटेरोजेनियस है। तो यहाँ पर जब दोनों नंबर सेम है तब क्या लॉ होगा अलजेब्रा का, और यहाँ पर विषम है तो फिर अलग अलग है तो फिर क्या नियम होगा। तो x के साथ x को जोड़ दो तो 2x हो जाता है, x के साथ x को घटा दो तो 0 हो जाता है, x के साथ x को गुना कर दो x स्क्वायर हो जाता है, और x के साथ x को भाग कर दो तो 1 हो जाता है। ये समान सिस्टम के लिए ये नियम है। फिर जब ये बदल जाते हैं अर्थात ये चेंज कर जाते हैं तब क्या होता है। मान लो कि यहाँ x है और जोड़ y है, इस तरह से फिर x है जोड़ y है तो सेम रहे, सेम x है घटा y है तो सेम रहेंगे, x है गुना y है तो भी सेम, x है भाग y है तो भी सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों अलग अलग जाति का है, अतः इनका परिणाम निकालना कठिन है और अपने सिस्टम के साथ अपने चिन्ह के साथ ही रहेंगे, उनका कोई अर्थ नहीं आएगा क्योंकि विजातीय संख्या है। जैसे मैं बता दूं 2x माइनस वाई क्या रिजल्ट आएगा और 2x माइनस x क्या रिजल्ट आएगा। चूंकि ये दोनों जातियां अलग अलग है, इस प्रकार 2x में से एक y घटाएंगे तो उतना ही रहेगा, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर 2x की जाति सेम है, 2x में से x जाएगा, एक x को x बचेगा। इस तरह से अलजेब्रा के नियम से हम लोग इस सिस्टम को जानते हैं, इस लॉ को हम लोग जानते हैं, और पहले जो मैंने बताया था वो भी लॉ को जानेंगे, उसके अनुसार हम अलजेब्रा का स्टडी कर सकते हैं। और हमें आना है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पे चर्चा करनी है, उसके बारे में समरी देना। तो हम लोग आएंगे फिर बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। पहले हमें पॉइंट के बारे में पढ़ना है, पहले पॉइंट के बारे में पढ़ना है, फिर हमें लाइन के बारे में पढ़ना है, फिर लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ना है, फिर हमें रे के बारे में पढ़ना है, और ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ना है। तो पॉइंट जिसको डिफाइन करना मुश्किल काम है, अनडिफाइंड वर्ड है। लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, और लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट होता है, और एक जिसका ओनली वन एंड पॉइंट है, और एक स्टार्ट बिंदु एक एंड पॉइंट है। इस तरह से अब हम लोग आएंगे फिगर के बारे में। तो फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका ऑल साइड इक्वल है वो मेरा स्क्वायर है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। जिसका दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ये दोनों साइड पैरेलल है, लेकिन सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब पैरेलल दो साइड है किसी फिगर में तो मेरा एक ट्रेपेजियम है, ये मेरा ट्रेपेजियम है। इसी तरह से फिर ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स का सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका तीनों साइड सेम नहीं है तो स्केलन ट्रायंगल है। इस तरह से जिसका ऑल साइड सेम है, ऑल साइड सेम है तो इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है और स्केलन है। और चूंकि इसमें राइट एंगल इसलिए राइट एंगल बोलेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे, यदि 90 डिग्री से कम किसी ट्रायंगल का एंगल अगर है
तो एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं इसको, एंगल के आधार पर। यदि 90 का है तो राइट एंगल के नाम से जानते हैं, 90 से बड़ा हो तो ऑब्टूज एंगल के नाम से जानते हैं। इससे ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ना है, और ज्योमेट्रिकल फिगर है हमें, और ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ना है। ये सिलेंडर है, ये सर्किल है, ये कोण के नाम से जाना जाता है। ये क्यूब है, और एक क्यूबॉइड के नाम से जाना। तो विभिन्न ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में हमें स्टडी करना है। इस प्रकार सबको एक दिमाग में रखते हुए हम इसका पूरा समझिए, आप लोगों को याद दिलाए, आप लोगों का काम है इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बार फिर हम अगली बार जो और भी जानकारी की बातें होंगी तो आप उससे हम करेंगे। आप स्टडी करें, समस्या ढूंढें, फिर उसका निदान निकालेंगे आपको। थैंक यू।